नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि। बुलेटिन में आज बात होगी बिहार चुनाव की। बात करेंगे अमेरिका चुनाव में जारी कशमकश की। जानेंगे कि आत्मनिर्भर भारत पर क्या बोले पीएम मोदी। साथ ही बात होगी हरियाणा में बैकफुट पर आती बीजेपी की। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई पर घिरे सीएम योगी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फिर से खोलने की दी मंजूरी। दिशा निर्देश किए जारी। महामारी के कारण मार्च से ही बंद थे स्कूल और कॉलेज। अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत के बावजूद अक्टूबर में घटा रोजगार। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक अक्टूबर में रोजगार में आई 7% की कमी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधारित होगी 9 नवंबर को होने वाली कोयला ब्लॉकों की ई नीलामी। झारखंड के 5 कोयला ब्लॉक समेत 37 कोयला ब्लॉकों की 4 नवंबर को होनी थी नीलामी। राजस्थान में नहीं थम रहा गुर्जर आंदोलन। लगातार छठे दिन भी दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर आंदोलनकारियों का कब्जा। ट्रेनों के डाइवर्ट करने का सिलसिला जारी। 5 जिलों में इंटरनेट बंद। अब छोटे शहरों में भी दौड़ेगी नियो मेट्रो। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय जल्द ही मेट्रो नियो को लेकर कर सकता है आधिकारिक ऐलान। और लगातार 5वें दिन बढ़त पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 552 अंक की बढ़त के साथ 41,893 और निफ्टी 143 अंक की बढ़त के साथ 12,263 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में तीसरे और अंतिम चरण के लिए कल मतदान होगा। इस चुनाव में जनता को रिझाने के लिए दिग्गजों ने पूरा जोर लगा दिया है। लेकिन इस आखिरी चरण में सीमांचल से लेकर मिथिलांचल में मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। तीसरे और आखिरी चरण के रण के लिए नेता अपना पूरा दमखम दिखा चुके हैं। अब बारी जनता की है। मतदाता शनिवार को 15 जिलों की 78 सीटों पर 1208 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस चरण में मुस्लिम बहुल सीमांचल, यादव बहुल कोसी और ब्राह्मण बहुल मिथिलांचल की सीटों पर मतदान होना है। यानी आखिरी बाजी मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण वोटर्स के हाथ में है। आंकड़ों को देखें तो सीमांचल के 4 जिलों में 24 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका में हैं। इन 4 जिलों में किशनगंज में करीब 70, अररिया में 42, कटिहार में 43 और पूर्णिया में 38% मुसलमान हैं। सीमांचल की 14 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने 11, कांग्रेस 11, भाकपा माले 1 और सीपीएम 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी 12, जेडीयू 11 और हम 1 सीट पर चुनावी किस्मत आजमा रही है। मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में महागठबंधन का एक छत्र राज कायम है, जबकि बीजेपी और जेडीयू मिलकर इसमें सेंधमारी करने की जुगत में है। वहीं सीमांचल के अलावा कोसी पर भी नजरें टिकी हैं। यादव बहुल माने जाने वाले कोसी इलाके की राजनीतिक जमीन जेडीयू और आरजेडी के लिए काफी उपजाऊ रही है, जबकि बीजेपी के लिए आज भी बंजर बनी हुई है। यहां कुल 13 विधानसभा सीटें हैं। ज्यादातर सीटों पर एनडीए की तरफ से जेडीयू और महागठबंधन की तरफ से आरजेडी मैदान में है। इसके अलावा मधेपुरा और सुपौल में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं, तो सहरसा में बीजेपी भी ताल ठोक रही है। यहाँ पप्पू यादव भी तीसरी ताकत के रूप में मैदान में हैं। बिहार के तीसरे चरण में मिथिलांचल भी अहम भूमिका में है। मैथिल ब्राह्मण 25 से 35% के बीच हैं। इसके अलावा यहाँ मुस्लिम और यादव मतदाता भी काफी अच्छी संख्या में हैं, जो यहाँ की जीत हार में अहम भूमिका अदा करते हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि तीसरे चरण में दिग्गजों की जीत की चाबी मुस्लिम, यादव और ब्राह्मणों के हाथ में है। अब देखना होगा कि ये वोट बैंक किसके खाते में जाता है। राजीव जी, अंतिम दौर का कल मतदान है। चुनाव जिन क्षेत्रों में है वहां अल्पसंख्यक मतदाता कई सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। नीतीश कुमार तो इसे अपना अंतिम चुनाव बता चुके हैं। बीजेपी की तरफ से ध्रुवीकरण की कोशिश भी हुई है। ऐसे में अंतिम दौर में मतदाता क्या सोचकर ईवीएम का बटन दबाएंगे? क्या बिहार परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है?
देखिए सृष्टि, मतदाता क्या सोचकर ईवीएम का बटन दबाएंगे ये तो 10 तारीख को नतीजे आने पर ही पता चलेगा, लेकिन इतनी बात तय है सृष्टि कि आम जनता समझदारी से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना जानती है। भारत का लोकतांत्रिक इतिहास इस बात का गवाह है सृष्टि की जनता ने कई बार अपनी सूझबूझ से सत्ता परिवर्तन करके उन लोगों को सबक सिखाया है जिन्होंने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपनी कुर्सी का इस्तेमाल किया है। इसीलिए किसी को भी अपने पद का गुमान नहीं करना चाहिए। और जहां तक सवाल सीमांचल का है तो यहां किसी भी प्रत्याशी की जीत या हार का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि यहां मतदाता काफी अलग अलग वर्गों के हैं। यही वजह है कि यहां ध्रुवीकरण की कोशिशें भी की जा रही हैं। हालांकि एनडीए में इस बात पर भी बिखराव नजर आया, क्योंकि स्टार प्रचारक आदित्यनाथ योगी ने जो बातें कही, नीतीश कुमार ने अपनी सभाओं में उन्हें नकार दिया। आपको याद होगा कि आदित्यनाथ योगी ने घुसपैठियों वाली बात की थी। इस बिखराव का कैसा असर मतदाताओं पर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी सृष्टि। वैसे यहां एनडीए और महागठबंधन के अलावा AIMIM और जाप यानी जन अधिकार पार्टी भी अहम भूमिकाओं में हैं, और उनकी भूमिकाएं ही तय करेंगी कि यहां का सियासी भविष्य किसके हवाले होगा। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पर अब तस्वीर साफ होते दिख रही है, लेकिन पेंच अभी भी फंसा हुआ है। बाइडेन जीतते तो दिख रहे हैं, लेकिन बहुमत तक अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं। फिलहाल मुकाबला अमेरिका के 5 राज्यों पर आकर टिक गया है, लेकिन इनमें मुख्य 4 राज्य ऐसे हैं जो बाजी पलट सकते हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए 3 नवंबर को वोट डाले गए थे, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं उनके मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन आगे चल रहे हैं और बहुमत के करीब हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जीत का दावा किया है और कुछ जगह पर काउंटिंग में फर्जीवाड़े का आरोप लगा दिया है। इसी जद्दोजहद के बीच अब ये मुकाबला पेचीदा होता जा रहा है और राष्ट्रपति पद की ये जंग अब 4 राज्यों पर आकर टिक गई है, जहां से अंतिम नतीजे तय हो सकते हैं, जिसमें पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और एरिजोना शामिल हैं। पेंसिल्वेनिया में कुल इलेक्टोरल वोट की संख्या 20 है। अभी यहाँ 94% काउंटिंग हुई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को 49.7% और जो बाइडेन को 49% वोट मिले हैं। जॉर्जिया में कुल 16 इलेक्टोरल वोट हैं। यहाँ पर काफी कांटेदार मुकाबला चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 2000 वोटों से आगे हैं। अभी तक यहाँ पर 98% काउंटिंग हो चुकी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 49.4% वोट मिल पाए हैं। नॉर्थ कैरोलिना में कुल 15 इलेक्टोरल वोट हैं। यहाँ पर 95% वोट गिने जा चुके हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को करीब 50% और जो बाइडेन को 48% वोट मिले हैं। और एरिजोना में कुल 11 इलेक्टोरल वोट हैं, जहां 90% काउंटिंग हो गई है, जिसमें बाइडेन को 50% और डोनाल्ड ट्रंप को 48.5% वोट मिले हैं। यहां अभी करीब 3 लाख वोटों की गिनती बाकी है। अब इन 4 राज्यों के इलेक्टोरल वोट चुनाव के नतीजों को पलट सकते हैं। आपको बता दें कि अभी जो बाइडेन के पास 264 और डोनाल्ड ट्रंप के पास 214 इलेक्टोरल वोट हैं। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल 3 राज्यों में बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन उनके लिए जीत आसान नहीं होगी, क्योंकि अगर वो जीत भी जाते हैं तो उनके लिए बहुमत मुश्किल होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका का ये चुनाव किसे सत्ता पर बैठाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का भविष्य 4 राज्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट पर भी टिका है, तो वहीं भविष्य का भारत आत्मनिर्भर होगा, ये दावा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार किया जा रहा है। पीएम मोदी ने बता दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भारत पर टिकी है। उन्होंने वर्चुअल वैश्विक निवेशक गोलमेज के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को लेकर वैश्विक निवेशकों से अपील की है। रिपोर्ट देखिए। पूर्णबंदी के दौरान सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की थी, ताकि छोटे शहरों के व्यापारियों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशकों से न सिर्फ बड़े बल्कि छोटे शहरों में भी निवेश करने की अपील की। साथ ही कहा कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ परिकल्पना नहीं है, बल्कि ये एक सुनियोजित आर्थिक रणनीति है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आज वर्चुअल वैश्विक निवेशक गोलमेज की अध्यक्षता की, जिसमें पीएम ने यह भी कहा कि किस तरह से भारत ने इस साल मजबूती से वैश्विक महामारी का सामना किया है और पूरी दुनिया ने भारत की राष्ट्रीय छवि देखी है, जो भारत की सच्ची ताकत है। पीएम का पूरा जोर आत्मनिर्भर भारत पर ही रहा। पीएम ने कहा कि इस रणनीति में भारतीय कारोबार की क्षमता और भारत को वैश्विक विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने में सहायता मिलेगी।
देश के कारोबारी माहौल में भी सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत निवेशक लोकतंत्र जनसांख्यिकी विविधता मांग के साथ ही विविधता की पेशकश करता है, जिससे निवेशकों को एक ही बाजार में कई तरह से निवेश करने का मौका मिल सकता है। इस दौरान पीएम मोदी ने नए श्रमिक कानून का भी जिक्र किया। बताया कि नए श्रमिक कानून से श्रमिकों के कल्याण को संतुलित किया गया और नियोक्ताओं के लिए सुगम कारोबारी माहौल बनाया गया है। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत को आर्थिक नीति से जोड़ दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई इससे आर्थिक नीति को मजबूती मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का आर्थिक नीति पर क्या असर होगा, ये तो निवेशकों पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरह अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दौरे का असर क्या होगा, ये चुनाव में बंगाल की जनता बताएगी। वैसे अमित शाह ने पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन राज्य में सरकार बनाने का भी दावा कर दिया। तो क्या कुछ कहा शाह ने, रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस वक्त बंगाल में मौजूद हैं। खास बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने एक भी दिन बिहार में जाकर प्रचार नहीं किया, जबकि वो बिहार में बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल थे। लेकिन पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव 6 महीने बाद होंगे, वहां अमित शाह 2 दिन से डेरा डाले हुए हैं। यानी शाह की नजर ममता के गढ़ पर टिक गई है और इसे जीतने के लिए शाह पूरे जतन कर रहे हैं। नड्डा का दौरा रद्द करवाकर खुद बंगाल पहुंचे हैं और सीएम ममता के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। आज दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने दिन की शुरुआत दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा की और कल जहां शाह ने बांकुरा में आदिवासी कार्यकर्ता के साथ खाना खाया और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी, तो वहीं आज का भोजन मतुआ समुदाय के साथ हुआ। मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर पश्चिम बंगाल आए थे और बंगाल में इस समुदाय की आबादी 70 लाख से ज्यादा है, जिनका 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर प्रभाव माना जाता है। यानी शाह की नजर बड़े वोट बैंक पर है। अपने 2 दिन के दौरे में शाह ने अगले साल होने वाले चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी कर दिया है। साथ ही ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है, लेकिन आज तुष्टीकरण चरम पर है। ऐसे में स्वाभाविक है कि शाह इस कदम से हिंदू मतदाताओं को संदेश दे रहे हैं और साथ ही ममता सरकार पर बदले की भावना की राजनीति करने की बात कही। शाह के बयान को लेकर टीएमसी ने भी उन पर तंज कसते हुए कहा कि शाह को राजनीति में धार्मिक मामलों को नहीं घसीटना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी फ्रंट पर आने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन हरियाणा में फ्रंट पर रहते हुए भी बैकफुट पर आती नजर आ रही है। हरियाणा की मनोहर खट्टर सरकार अपनी नीतियों को लेकर चौतरफा घिरी हुई है और कृषि कानून के बाद तो सीएम खट्टर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसीलिए इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए सरकार ने नया दांव खेला है, लेकिन ये दांव उस पर ही भारी पड़ सकता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया था कि सूबे में बीजेपी की साख गिर चुकी है, लेकिन पार्टी ने जैसे तैसे कर दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर सरकार बनाई, मगर अब बीजेपी के लिए अपना वजूद बचाना मुश्किल हो गया है। अपनी नीतियों की वजह से वो लगातार बैकफुट पर आती जा रही है। यहाँ तक कि चौटाला भी उसे आंख दिखाते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि वो जेजेपी के सामने झुक रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ ही जननायक जनता पार्टी के प्राइवेट जॉब्स में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का वादा किया था। अब बीजेपी ने उस पर मुहर लगा दी है। हरियाणा सरकार ने राज्य में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आवेदन करने वाले स्थानीय उम्मीदवारों को 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया, जो प्रति माह 50,000 रुपए से कम वेतन वालों पर लागू होगा। एक बार ये कानून बन जाने के बाद राज्य भर में स्थित कंपनियों, सोसाइटीज, ट्रस्टों, साझेदारी फर्मों आदि पर लागू होगा। इस बिल के पारित होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में कहा कि हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2020 लाने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाना है। इससे निजी क्षेत्र में हरियाणाओं के युवाओं की 75% हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। अब इस बिल पर सीएम खट्टर तो खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष विरोध कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि आरक्षण देकर दूसरों को वंचित नहीं रखा जा सकता है। जो आरोप कांग्रेस ने लगाया है उससे सरकार का घिरना तय है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के कई लोग हरियाणा में आकर नौकरी करते हैं। ऐसे में उनके सामने मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी और वो सरकार को आंख दिखाएंगे, जिससे उसकी मुश्किल बढ़ेगी। यानी बीजेपी को सहयोगी के साथ के लिए युवाओं की नाराजगी झेलनी पड़ेगी।
और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई पर घिरे सीएम योगी की। एक तरफ देश की जीडीपी गिरती जा रही है तो दूसरी तरफ महंगाई आसमान छूती जा रही है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है, लेकिन सरकार जनता पर बोझ डालती जा रही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बिजली के दामों में इजाफा कर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकार की इसी मनमानी पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा है। बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। एक तरफ सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं तो वहीं योगी सरकार अब लोगों को बिजली के करंट लगाने को तैयार है। सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे उत्तर प्रदेश में लोगों पर महंगाई का बोझ और बढ़ गया है, जिसे लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में वृद्धि और बिजली मीटर लोगों के लिए बड़ी समस्या बन चुके हैं। घनी आबादी वाले राज्य बिजली मीटरों की प्रयोगशाला बन गए हैं। प्रियंका ने कहा कि राज्य में पिछले कुछ सालों से बिजली की दरों में भारी वृद्धि हुई है। पिछले 8 वर्षों में ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 500%, शहरी घरेलू बिजली दरों में 84% और किसानों में 126% की वृद्धि हुई है। पूरे राज्य में बिजली की बढ़त दर से नाराजगी पैदा की है। बिजली के मीटर कई बार तेज चलते पाए गए हैं। जिन घरों में ताले लगे हैं वहां बिजली की खपत नहीं है, उन घरों में 7-8 हजार रुपए तक का बिल आ रहा है। राज्य के कई जिलों में ये भी देखा गया है कि बिजली मीटर लगाए बिना बिल आए। इस महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिजली के दामों को लेकर सरकार की पोल खोल दी है। आंकड़ों के जरिए जनता के दर्द को बयां किया गया है। अब देखना होगा कि इस घेराबंदी के बाद क्या सरकार लोगों को राहत देती है या नहीं। तो आज दिन भर की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।